दोस्तों जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में कि हम लोगों ने बात करी थी कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है और म्यूचुअल फंड के अलग-अलग हिस्सों के बारे में बात करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हम लोग बात कर रहे थे इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जो कि आपका पैसा जो है वो शेयर मार्केट के अंदर लगाता है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड हम लेने जाते हैं तो सामने वाला अपने को बहुत सारी वैराइटीज़ दिखाता है कि ये वाला म्यूचुअल फंड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आपको कैसे सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए कौन-सा परफेक्ट है या मुझे कौन-सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए इक्विटी में? तो इसमें आपको सबसे पहले तय करना है कि आपको वाक़ई में इक्विटी में जाना है और आपने इक्विटी सेलेक्ट कर लिया तो कौन से वाले इक्विटी में जाना है। इक्विटी में भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि इक्विटी में अलग-अलग वैराइटीज़ आपके लिए क्या आती है और कौन-सी आपके लिए सूटेबल है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इक्विटी की शुरुआत करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जान लेना चाहिए और स्टॉक मार्केट में आपको, अगर आपको शेयर मार्केट की थोड़ी-सी भी नॉलेज नहीं है तो भी ये आपकी बड़े काम की चीज़ है। आपको सिंपली, अगर मैं शेयर मार्केट की सारी कंपनियों को उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से एक सीरीज़ में रखूँ, जहाँ पे हाई वैल्यूएशन से लेकर और वो धीरे-धीरे छोटे-छोटे कम वैल्यूएशन तक होती जा रही है। जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी कंपनी कोई 10,000 करोड़ की, तो उसको मैं 10,000 करोड़ की ऊपर रखूँगा। उसके बाद से जो उससे नीचे वाली हो ऐसे नीचे चलता जाऊँगा। तो जो सबसे हाई वैल्यूएशन की कंपनी है वो सबसे ऊपर हो जाएगी और सबसे कम वैल्यूएशन की कंपनी वो नीचे हो जाएगी। एक डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा उनकी पैसे के हिसाब से। तो ऐसे में जो अगर टॉप 100 कंपनियां हैं या टॉप 100 जो स्टॉक्स हैं, वो टॉप 100 स्टॉक्स कहलाते हैं लार्ज कैप के स्टॉक। लार्ज कैप के स्टॉक इस तरीके से कहलाएंगे कि वो टॉप 100 कंपनियां हैं जो कि मार्केट में जिनकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उन्हें कहा जाता है लार्ज कैप। उसके बाद जो 100 से 250 तक की है, 250 तक की है, उस बीच जो कंपनी आती है उन्हें कहा जाता है मिड कैप की कंपनियां, यानी कि जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या जिनकी जो पूरी की पूरी वैल्यूएशन है वो 100 से 250 के कंपनियों के बीच में आती है। और उसके जो नीचे की जितनी भी कंपनी आती है, इससे बाहर जो भी कंपनी है 250 के बाहर, वो कहलाती है आपकी दोस्तों स्मॉल कैप। यानी आपको ये समझ लेना चाहिए कि टॉप 100 कंपनी जो है, टॉप 100 ये ध्यान रखिएगा शेयर के मामले में जो होता है, शेयर की वैल्यू से नहीं होता, ओवरऑल कंपनी के जितने शेयर्स है उनकी वैल्यूएशन से होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी का शेयर 30 रुपये चल रहा है तो उसकी वैल्यूएशन कम है और किसी का 1000 चल रहा है तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। ओवरऑल शेयर का कैपिटलाइजेशन जो होगा उससे उस कंपनी की वैल्यूज डिसाइड होगी। तो आप ये ध्यान रखिए। अगर आपको शेयर मार्केट का कुछ भी नहीं पता तो भी सिंपल ये याद रखिए कि लार्ज कैप का मतलब वो कंपनियां जो कि टॉप 100 में आती है, मिड कैप 100 से 250 तक, और सबसे स्मॉल कैप जो होती है वो 250 से नीचे जितने भी शेयर्स होंगे मार्केट में वो सारे उसमें आ जाएंगे। ये ध्यान रखिए, ये वैल्यूएशन चेंज होती रहती है। हो सकता है कोई कंपनी कभी 100 से बाहर निकल जाए, कोई 250 से बाहर निकल जाए, कोई 250 के अंदर आ जाए उसकी वैल्यूएशन। ये चलता रहता है, लेकिन ये सब डिसाइडेड फैक्टर हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं आपके लिए पहला म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ये होता है कि आप जो म्यूचुअल फंड फंड कंपनी को पैसा दे रहे हो उसको ये बोल रहे हो कि भाई मेरा जो पैसा है वो आप टॉप 100 फंड्स में ही लगाना, यानी कि जो लार्ज कैप के फंड हैं उन्हीं में पैसा लगाना। आपका ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है आपका पैसा उन्हीं 100 में लगाएगी। हालांकि ये श्योरिटी नहीं है, हो सकता है किसी एक में एक शेयर को ज़्यादा खरीदे, किसी को कम खरीदे, किसी को ना खरीदे। तो ये चलता रहता है, लेकिन जो भी ये खरीदेगी या बेचेगी वो उन टॉप 100 को ही खरीदेगी बेचेगी। उसके बाहर ये नहीं जा सकती, ये इसकी लिमिटेशन है। अगर उसके बाहर ये जाती है तो ये यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बैठी हुई है या गवर्नमेंट की संस्था बैठी हुई है वो इसको रोक देगी। ये इन्होंने आपसे साइन करा रखा है, या एक तरीके से ये म्यूचुअल फंड जब रजिस्टर हुआ तब इसी में ये तय हो गया था कि ये टॉप 100 में जाएगी। तो ये टॉप 100 स्टॉक्स हैं। तो जब मार्केट गिरता है तो यकीन मानिए जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, जो नीचे की कंपनियां होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से गिरती है कंपेरेटिवली बड़ी कंपनियां। तो इसमें रिस्क तो बहुत है लेकिन हाई रिटर्न्स भी इसमें मिलते हैं। तो ये सबसे बढ़िया उन लोगों के लिए है जो लंबे टाइम तक जाना चाहते हैं, 3-4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिस्क बाकी में ज़्यादा रहेगी कंपेरेटिवली टॉप 100 में। तो ये लार्ज कैप के फंड होते हैं, अच्छे फंड होते हैं। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो पहले आपको लार्ज कैप में ही जाना चाहिए ताकि आप और चीज़ें सीखते जाएं। ये बाकी जितने भी, क्योंकि टॉप 100 जो स्टॉक्स है बाकी सारे स्टॉक से कम रिस्की रहते हैं, ये ध्यान रखिए।
कि उनकी रिस्क बाकी स्टॉक से कम है, इसलिए लोग लार्ज कैप में जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लार्ज कैप में जाना है कि नहीं। दूसरा आता है दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड। और मिड कैप में जैसा मैंने आपसे बात करी लार्ज कैप के बारे में, वैसे मिड कैप में सेम फंड है, पर इनको जो अथॉरिटी है मिड कैप वालों को 100 से 250 तक वाले स्टॉक को लेने की है। यानी कि ये जो टॉप 100 है स्टॉक्स वो नहीं ले सकते। इनकी जो लिमिटेशन है वो 100 से लेके 250 के बीच में जितने भी कैटेगरी में जो भी स्टॉक्स फॉल करेंगे उनके ऊपर ये जाएगी। उनको ये खरीद सकती है, उनको ये बेच सकती है। इसमें बेनिफिट ये है दोस्तों कि इसमें हाई रिटर्न आपको मिल सकता है कंपेरेटिवली लार्ज। कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन एज वेल एज यहाँ पे जो है आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। अगर लार्ज कैप 10% गिरेगा तो ये हो सकता है 12-13% गिर जाए, उससे ज़्यादा गिर जाए। तो यहाँ पे आपकी रिस्क जो है लार्ज कैप से ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लार्ज कैप से आपके लिए ज़्यादा हो सकती है। तो लेकिन जैसा है इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो अपना पैसा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सके। तो अगर आप दूसरा म्यूचुअल फंड आपको ऑफर होता है तो आप ये देखिए कि आपको मिड कैप पे जाना है या लार्ज कैप पे जाना है। तीसरी यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी आप लोगों के सामने आती है वो स्मॉल कैप की आती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो 250 के बाहर काम करते हैं। आपने बहुत से म्यूचुअल फंड देखे होंगे जिनके रिटर्न साल के 50% हो जाते हैं, 40% हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये होते हैं दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप काफ़ी तेज़ी से भागता है और काफ़ी तेज़ी से गिरता है। तो ये जिनको रिस्क लेनी है और बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, उनके लिए काफ़ी सूटेबल है। क्योंकि लेकिन रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है आपका पैसा विद इन 1 मंथ आधा हो जाए। जो कि लार्ज कैप अगर 10 गिरेगा, मिड कैप 15 गिरेगा, तो ये 30-35 तक गिरता है। लेकिन एज वेल एज अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन इसमें इनके साथ समस्या वो यही है स्मॉल कैप वालों को कि ये 250 से अंदर के स्टॉक नहीं ले सकते। इन्हें स्टॉक 250 के बाहर के ही खरीदने, तो आपको रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। आगे बात आती है दोस्तों, अब कंपनियों के लिए शूटेबिलिटी के लिए आपके पास चौथा फंड आता है जो आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें इन्वेस्ट करने वालों को ये शूटेबिलिटी रहती है कि आप अपना जो पैसा है वो जो टॉप 250 में लगा सकते हो, यानी कि लार्ज कैप के फंड में भी लगा सकते हो एज वेल एज मिड कैप के फंड में भी लगा सकते हो। तो दोनों तरीके की फैसिलिटी होती है। जनरली ये कहा जाता है जब मार्केट गिरने वाला हो, बहुत तेज़ी से गिर गया हो, तो गिरते हुए सारा आपका जो लार्ज फंड का पैसा है वो मिड मिड कैप फंड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर लार्ज कैप 10 गिरा है तो मिड कैप 15-20 गिरेगा। लेकिन जब लार्ज कैप 10 बढ़ेगा तो मिड कैप 15 से 20 बढ़ जाएगा। तो इन इस फंड वालों के पास ये सहूलियत है कि ये लार्ज में भी जा सकते हैं, मिड में भी आ सकते हैं। लेकिन जो लार्ज कैप फंड है वो मिड में नहीं आ सकता, और जो मिड कैप फंड है वो लार्ज में नहीं जा सकता। स्मॉल कैप फंड है वो मिड लार्ज किसी में नहीं जा सकता। बट लार्ज एंड मिड कैप वाले के पास ये फैसिलिटी है कि वो टॉप 250 में जा सकता है, लेकिन 250 के बाहर नहीं जा सकता। तो आपको ये तय करना है कि जो मैंने बताया इसमें आपको कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल आपके लिए लग रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है आपके लिए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होता है जो इन सब चीज़ों से, इन धंधों से दूर है। उनके लिए सिंपल तरीका है, जो स्टॉक उनको अच्छा लग रहा है, जिसमें उनको पोटेंशियल दिखता है, वो उसको खरीदते हैं। उसका मार्केट में अपना वैल्यूएशन जो है उसकी उसके हिसाब से उसको अपने जो पोर्टफोलियो में स्टोर करते हैं। ये लोग कहीं बाहर से भी स्टॉक खरीद लेते हैं, अगर ये चाहें तो विदेश में भी इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इनके लिए हर तरीके की छूट है, तो ये हाई रिटर्न देने की कैपेसिटी भी रखते हैं। लेकिन उस एज वेल एज इनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैले हुए फंड है तो नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनके पास हर चीज़ की सहूलियत है कि ये जो फंड है ये चाहे तो इंडियन स्टॉक में जो भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, बाहर करिए, विदेशों में करिए। कई कंपनियां हैं जो विदेशों में भी इन्वेस्ट करती है, इंडियन में भी करती है। अलग अलग फंड्स, अलग अलग वैल्यूज, सब जगह अलग अलग करती है। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है कि आप कौन सा वाला स्टॉक लेंगे जो बाकियों में है। तो आपको ये तय करना है। हो सकता है इसी में कोई ऐसा फंड आपको मिल जाए जो आपके लिए अमेरिका के स्टॉक मार्केट जो नैस्डैक में इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं और कर रहा है, कहीं जर्मनी वगैरह जहाँ भी इधर उधर स्टॉक्स हैं, जैसे हैंगसेंग है, कहीं भी कर रहा है, तो वो यहाँ पे आपको उस फील्ड की कंपनी आपको यहाँ पे मिलेगी।
इसके बाद दोस्तों बहुत से अलग फंड्स और अवेलेबल हैं। पहला आता है ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगा क्योंकि ये टैक्स सेविंग के ऊपर ये यहाँ पे फंड बना हुआ है। इसके अलावा बहुत से आपको फंड और मिलेंगे, जैसे फोकस्ड फंड है, आपके लिए सेक्टोरियल फंड है, और भी है, वैल्यू फंड होता है, कॉन्ट्रा फंड होता है। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके के हैं, जो काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको चीज़ें नहीं पता, ये क्या जो इन्वेस्टिंग तो करते हैं म्यूचुअल फंड में लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता है। जैसे कोविड 19 का केस है, तो कोविड 19 में अगले ने सोचा कि अब जो है जो आपके फार्मा के स्टॉक्स है वो बढ़ेंगे। तो अगले ने सिर्फ ये करा कि बोले मेरे को सिर्फ फार्मा के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, फार्मा के स्टॉक्स में मेरे को इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए फार्मा का सेक्टोरियल फंड है अवेलेबल कि ये सिर्फ फार्मा के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा। फोकस्ड फंड होते हैं कि आपको जैसे दे दिया कि बोले कि आपको जो टॉप 30 स्टॉक्स है उन्हीं में इन्वेस्ट करना है, तो आप सामने वाला फोकस्ड है कि सिर्फ 30 स्टॉक है उसके पास, आपको उसी में इन्वेस्ट करना है। 30 में किसी में हो सकता है 20 स्टॉक दे दिए, किसी में 40 दे दिए कि आप इन्हीं में स्टॉक्स में करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें आपको चलती रहती है। तो ये थोड़े क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ईएलएसएस के बारे में मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, लेकिन फोकस्ड फंड आपको नहीं पता अभी क्या होने वाला है। अभी फार्मा अच्छा चल रहा है, कल बैंक सेक्टर बहुत अच्छा चलने लग जाए तो आप बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। अगर आप बैंक के स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहते या आपको डर लगता है, तो आप चाहते हैं बैंक का स्टॉक खरीदना लेकिन आपको डर लग रहा है, तो आप जाके सेक्टोरियल सिर्फ बैंक वाले स्टॉक में जा सकते हैं। तो बैंक वाले के पास हर बैंक का आपके पास एक्सपोजर हो जाएगा। जैसे आपके लिए यहाँ पे 1,000 रुपये के आसपास का शेयर चलता है एचडीएफसी का शेयर, वहीं लगभग 50-60 रुपये में चलता है पीएनबी का शेयर। तो आपके लिए हर का एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में यहाँ पर जाना है। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए जानकारी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में मेरे को कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कौन सा फंड लेना है। ये अभी मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें आपका डिसीजन मेकिंग रहता है। ईएलएसएस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये टैक्स सेविंग का फंड है। बाकी जो टैक्स सेविंग के लिए नहीं जा रहे उनके लिए जो मेन फंड्स हैं आपके लिए, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप। फिर भी मेरा पर्सनल सजेशन है लार्ज कैप में रखिए, कुछ पैसा आप मिड कैप में भी रखिए। लार्ज एंड मिड कैप भी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, लेकिन बाकी ये जो सेक्टेरियल हुए कि आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, और भी कई है जैसे डिविडेंड इल्ड फंड होता है, तो बहुत से हैं। लेकिन नॉर्मल जनता के लिए जो है वो इसके लिए इन्हीं फंड्स में आपको फोकस रखना है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी म्यूचुअल फंड की, जो भी इक्विटी से रिलेटेड फंड्स हैं उनके बारे में। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।